आज की सबसे बड़ी खबर से यह है कि राहुल गांधी के वकील ने उस बयान को वापस लेने का फैसला किया है। ये मेरे हाथ में वो कागज है, प्रेस रिलीज है। राहुल गांधी के वकील ने उस बयान को वापस लेने का फैसला किया है जिसमें उन्होंने खुद राहुल गांधी की तरफ से पुणे की एक अदालत में आज दोपहर को यह कहा था कि उनकी जान को खतरा है और कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जान को खतरा, जी हाँ, ये बात आज शाम लगभग 5-5:30 बजे सामने आई थी कि पुणे की अदालत में राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि उनकी जान को खतरा है और इस वजह से उनको राहत दी जाए। लेकिन आज शाम होते होते, मतलब आप समझ लीजिए कि महज 3 घंटे के अंदर राहुल गांधी के वकील सामने आ गए और राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्होंने अदालत में राहुल गांधी की तरफ से जो लिखित आवेदन दिया था उसके लिए उन्होंने उनकी सहमति नहीं ली थी और इसीलिए ये बात अब वापस ली जाएगी कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो सकता है। अब देखिए, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये क्या से क्या हुआ है इतने गंभीर मसले पर, यानी ये मामला पेचीदा हो गया है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे पूछे कोर्ट में इतनी बड़ी बात कह दी और फिर खुद अपनी गलती मानकर इस बयान को वापस ले लिया। इसमें 3-4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर वकील ने राहुल गांधी से पूछे बिना ये बात डाली तो क्या वो राहुल गांधी के बिहाफ पर झूठ बोल रहे थे कोर्ट के सामने? दूसरी तरफ, अगर राहुल गांधी इस बात को नहीं जानते थे लेकिन वकील ने ये डाल दी तो क्या उसके बाद वकील पर यह दबाव बनाया गया कि तुम ये जनता के सामने बोलो कि मेरी जान को खतरा है, ये बात मैंने नहीं बताई है, तुमने अपने दम पर कहा था? क्योंकि आपने कभी शायद ही सुना हो कि वकील आके कह रहा हो कि ये बात मैंने अपने बिहाफ पर कही है और अपने मुवक्किल के बिहाफ पर नहीं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके वकील ने कहा है कि ये बयान मैंने अपनी तरफ से कहा था और राहुल गांधी की जान को खतरा है, ये बयान अब वापस ले लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तस्वीर अब यह है, पूरा मामला 2023 का है जब राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसके खिलाफ सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सत्यकी सावरकर वीर सावरकर के भतीजे के बेटे हैं और उनके नाना नाथूराम गोडसे थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। सत्यकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर गलत और भ्रामक दावे किए हैं और इस मामले में अदालत को उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ देर में दिखाऊंगी कि इसके बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। तो कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखा देते हैं क्योंकि आज जो ये चिट्ठी आई है और कोर्ट से जो तमाम बातें कही गई हैं वो सब बड़ी हैं। फुल स्क्रीन एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने अपने लिखित आवेदन में अदालत को क्या क्या बताया था वो हम आपको बताते हैं। वीर सावरकर का ये एक ऐसा मामला है जो महाराष्ट्र में जाकर इसी कांग्रेस पार्टी के लिए गले की फांस बन जाता है क्योंकि वीर सावरकर को, आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको लेकर चलते हैं और बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है। वीर सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा सियासी मुद्दा बन जाता है। वीर सावरकर पर बयान से जान को खतरा, ये पहले बात आई लगभग 5-5:30 बजे की ये बात है। महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे के वंशज उन्हें जान से मारना चाहते हैं, ये सब कुछ कोर्ट में कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब से उन्होंने चुनावों में होने वाली वोट चोरी का खुलासा किया है तब से उनके राजनीतिक विरोधी भड़के हुए हैं। मतलब जान का खतरा सीधे सीधे वोट चोरी से जोड़ दिया गया। पहले गोडसे की सोच रखने वाले लोगों से खतरा और फिर वोट चोरी का आरोप की वजह से खतरा। बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकियां दी हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने धमकियां दी हैं, यह भी लिखा गया, जिनमें रवनीत सिंह बिट्टू ने उन्हें आतंकवादी कहा है और यह बात भी राहुल गांधी के आवेदन में लिखी हुई थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी कहा है, यह बात भी लिखी गई। उनका यह भी कहना था कि उन्हें डर है कि उनके साथ हमला, झूठा केस या किसी और तरह की टारगेटिंग हो सकती है। यह सब लिखा गया है। राहुल गांधी ने अदालत से अपील की थी कि इतिहास को खुद को दोहराने नहीं देना चाहिए, यानी यहां वो महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करके अपनी जान को खतरा होने की बात कह रहे थे। महात्मा गांधी को मारने वालों की सोच मेरे पीछे अब लग गई है और इतिहास नहीं दोहराना चाहिए। यहां वो सीधा रेफरेंस कर रहे थे कि महात्मा गांधी की जैसे हत्या हुई मेरी ना हो जाए। और इन सब बातों के आधार पर राहुल गांधी ने कोर्ट से
प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन मांगा था, जिसका मतलब यह था कि राहुल गांधी अदालत से यह कह रहे थे कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है और इसीलिए कोर्ट राज्य सरकार को यह कहे कि उन्हें पहले से सुरक्षा दी जाए ताकि सुनवाई के दौरान या उससे पहले कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब उनके वकील ने जो बयान दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वकील ने बाकायदा एक बयान देकर, ये देखिए, ये जो चिट्ठी मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी, ये चिट्ठी मेरे पास है, ये बाकायदा मिलिंद डी पवार ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और इस प्रेस रिलीज में ही उन्होंने ये तमाम बातें लिखी हैं। इस प्रेस रिलीज में वो साफ साफ लिखते हैं कि राहुल गांधी के बिना द कंटेंट्स ऑफ द प्रोसेस वाज ड्राफ्टेड बाय मी विदाउट कंसल्टिंग माय क्लाइंट श्री राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी से बात किए बिना ही इतने गंभीर आरोप और इस तरह के इल्जाम, जान की खतरा को मारने वाले, वोट चोरी से उसे जोड़ना, यानी न सिर्फ महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे की सोच रखने वाले, बल्कि सीधे सीधे इस पूरे मामले में अब वोट चोरी का जो एसआईआर को लेकर वो इल्जाम लगा रहे हैं, उन सबको जोड़ते हुए ये बातें कही गई थी। राहुल गांधी ने इससे पहले भी अदालतों में अपने बयानों को बदला है, लेकिन ये पहली बार है जब एक ही दिन में उनका एक लिखित आवेदन कोर्ट में जमा हुआ और उसके बाद उनके वकील ने इसे वापस भी ले लिया। इससे ऐसा भी लगता है कि आज शाम को कुछ ऐसा हुआ जो अब तक की कहानी से मिसिंग है और ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर राहुल गांधी को जान से कि उनकी जान को खतरा नहीं था तो उनके वकील ने बिना उनकी सहमति के ये बातें कहां से कह दी। क्या ये बातें गढ़ी गई? क्या कोर्ट के सामने झूठ बोला गया, लिखित तौर पर झूठ बोला गया? सवाल यह भी है कि अगर ये झूठ बोला गया तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्योंकि ये इल्जाम बहुत गंभीर है। राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी है और ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा करना, फिर इससे पलट जाना काफी गंभीर माना जाएगा। इससे राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। राहुल गांधी ने अपने लिखित आवेदन में सबसे चौंकाने वाला दावा यह किया था कि जब से उन्होंने वोट चोरी का खुलासा किया है तब से उनके राजनीतिक विरोधी भड़क गए। यह एक ऐसा बयान था जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होना ही था और उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है। आज भी बीजेपी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव की लोकसभा सीटों का जिक्र किया और यह बताया कि इन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में भी कई डुप्लीकेट और फर्जी पते वाले वोटर्स हैं। तो क्या इसका मतलब भी ये माना जाएगा कि इन सभी सीटों पर ये सारे नेता चुनावों को चुराकर सांसद बने हैं? बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाती हूं कि इन सीटों की वोटर लिस्ट में क्या क्या गड़बड़ झाला है। जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, क्योंकि आज इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया और अब बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि वायनाड सीट जहां से प्रियंका वाड्रा गांधी जीती है, वहां पर 93,499 संदिग्ध वोटर हैं। एक से ज्यादा जगहों पर जो वोटर हैं उनकी संख्या है 20,438। फर्जी पता वाले हैं 17,450। एक घर में कई धर्म जातियों के वोटर हैं 4,246 और नए वोटर हैं 51,365। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो ये फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स की ही कोई भरना होता है, लेकिन वायनाड में 99 से 102 साल के वोटर्स ने भी नए युवा वोटर्स वाला फॉर्म 6 भरा हुआ है। ये खबर बहुत दिलचस्प है, इसको एक बार फिर से आपको बताते हैं क्योंकि मामला फॉर्म 6 का है और फॉर्म 6 को लेकर जो गड़बड़ झाला है इसको आपको समझना चाहिए। तो देखिए, अलग अलग ये 4,000 हमने आपको बता दिया, 4,246 है जो अलग धर्म जाति वाले हैं, लेकिन इनका पता कुछ ही घरों में चला है। अब आगे बढ़िएगा तो आपको फॉर्म 6 के बारे में पता चलेगा। 51,000 से ज्यादा नए वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भरा हुआ है। ये फॉर्म 6 नए और युवा वोटर्स को ही भरना होता है, लेकिन यहां पर 99 से 102 साल के वोटर्स ने भी फॉर्म 6 भरा हुआ है और वो नए वोटर्स में शामिल हुए हैं। तो ये हो गई बात वायनाड की। अब रायबरेली, जहां से राहुल गांधी सांसद है, वहां का भी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के मुताबिक, ये वायनाड हमने दिखा दिया, अब रायबरेली लाइए। रायबरेली में भी ऐसा ही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि यहां पर भी बहुत सारे ऐसे वोट्स हैं जो कि फर्जी वोट्स हैं।
वायनाड के बाद अब रायबरेली हम आपके सामने रखने वाले हैं, बल्कि वायनाड में से भी ज्यादा कई सीटों पर है। वायनाड, रायबरेली, कन्नौज, इन 3 सीटों पर है, तो हम आपको अब दिखाएंगे कुछ ही देर में। इसी तरह से रायबरेली से राहुल गांधी सांसद हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो संदिग्ध वोटर्स की संख्या वहां भी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, एक तरह से राहुल गांधी का जो तीर था वही तीर बीजेपी हाथ में लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ उछाल रही है। राहुल गांधी ने आज, ये देखिए, ये बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तब की हम सीटें आपको दिखा रहे हैं। वायनाड में 93,000 की बात उन्होंने की थी, अलग अलग जगहों पर मास वोटर एडिशंस, मैनिपुलेटेड एजेस, उम्र भी अलग अलग सबकी बताई गई है। ये सब कुछ आज पूरे मतलब नंबर्स के साथ, चेहरे के साथ आज बीजेपी ने भी ठीक वही काम किया है। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट देखिए, वहां पर भी इसी तरह की समस्या है। और हम अब चलिए, मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बताते हैं कि सबसे पहले ये राहुल गांधी का, मुझे लगता है कि जो आरोप है संदिग्ध वोटर का, वो आ गया है रायबरेली का। आपको दिखाते हैं, 2 लाख से ज्यादा वोट्स हैं, 2,89,000। एक से ज्यादा जगहों के वोटर 19,512 है। फर्जी पता वाले 71,977 है। एक घर में कई धर्म जाति 15,853 और नए वोटर 92,747। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं। अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट पर भी संदिग्ध वोटर्स की संख्या 2,91,000 है। ये देखिए, 2,91,798। एक से ज्यादा जगहों पर 16,163। फर्जी पता 1,53,919। 25,000 देखिए, 25,772। एक घर में कई धर्म जातियों के लोग हैं और नए वोटर्स 74,531। तो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि यहां पर जो संदिग्ध वोटर्स हैं उनकी संख्या लगभग 3 लाख है। तो कुल मिलाकर ये सभी आंकड़े देखने के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है। डिंपल यादव की मैनपुरी लोकसभा सीट, यहां पर 2,55,000 संदिग्ध वोटर्स मिले हैं। अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर 2,59,000 संदिग्ध वोटर्स। तमिलनाडु की जिस कोलाथूर विधानसभा सीट से एमके स्टालिन विधायक हैं, वहां भी 19,000 संदिग्ध वोटर्स हैं। तो अभिषेक बैनर्जी का आपने देखिए, लगभग 2.5 लाख से भी ऊपर है यहां पर संदिग्ध वोटर्स। ऐसे ही स्टालिन की सीट देखिए आप, यहां पर 19,000, क्योंकि विधानसभा है, कम वहां पर मतदाता होते हैं। 19,000 यहां पर संदिग्ध वोटर्स बता रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी का तमाम आरोप है जो हमने आपको दिखा दिया। और अब वो कह रहे हैं कि तो क्या इन तमाम जगहों पर भी जो जीता है वो कैंसिल कर दिया जाए? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, अभिषेक बैनर्जी, एमके स्टालिन, क्या वो भी वोट चोरी से चुनाव जीते हैं? आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। एक तरफ अनुराग ठाकुर ने वोट चोरी पर राहुल गांधी के एटम बॉम्ब का जवाब दिया और दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी सोनिया गांधी को लेकर अब तक का सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया है। अमित मालवीय ने दावा किया है कि सोनिया गांधी को जब भारत की नागरिकता भी नहीं मिली थी तब वो इस देश की वोटर बन चुकी थी। पूरा आपको टाइमलाइन बताते हैं। उन्होंने 1980 की एक वोटर लिस्ट को पोस्ट किया है जिसमें इंदिरा गांधी, ये 1980 की वोटर लिस्ट है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नाम आपको दिख रहे होंगे, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, सबका नाम वोटर के तौर पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इसमें पता लिखा है एक सफदरजंग रोड, जो इस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस वक्त आवास था, निवास था। इसमें सोनिया गांधी की उम्र भी लिखी थी जो 35 साल थी। अब इस पर नजर बना के रखिएगा क्योंकि अगली बात जो हम आपको बताएंगे उससे आपको समझ में आएगा। ये वोटर लिस्ट है 1980 का, लेकिन सवाल यह है कि सोनिया गांधी इस देश की नागरिक कब बनी?
कुछ लोग दावा करते हैं कि उस वक्त गलती से वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम आ गया होगा और इसके पीछे मतदान कर्मियों की लापरवाही रही होगी। लेकिन अगर आप इस स्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सोनिया गांधी की बिल्कुल सही उम्र लिखी हुई है, जिससे यह पता चलता है कि वाकई में उन्होंने भारत की नागरिकता लेने से पहले ही अपना वोटर कार्ड बनवा लिया था। साल 1982 जब इस पर खूब विवाद हुआ तब उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा भी दिया गया क्योंकि वो नागरिक ही नहीं बनी थी। लेकिन फिर जनवरी 1983 की नई वोटर लिस्ट में फिर से उनका नाम जोड़ दिया गया और यह भी तब हुआ जब सोनिया गांधी भारत की नागरिक जनवरी 83 में नहीं बनी थी। 1968 में वो, मतलब अगर आप देखिए तो 1983 में वो बनी, लेकिन 30 अप्रैल को बनी। 1968 में राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली थी और इससे पहले वो इटली की नागरिक थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इससे पहले ही भारत की प्रधानमंत्री के पते पर उनका वोटर कार्ड बन गया था। और अब बीजेपी इन्हीं सबूतों को दिखाकर यह कह रही है कि क्या कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठाने से पहले इस इतिहास को पलटकर जरा देखेगी। इन आरोपों के बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या होगा और पूरे देश को पिछली बातें भूलकर आज के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि अगर इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसी घटनाओं का पता चलता है और ये बातें सामने आती हैं कि कांग्रेस ने उस जमाने में चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया था, तो क्या देश को इसके बारे में नहीं जानना चाहिए और देश ये तय ना करे कि वो चुनाव आयोग को संभालने पर किस पर भरोसा करे। ये आपका इतिहास है तो ये भी तो दिखाया जाएगा। आप खुद 1991 की ये तस्वीर देखिए जिसमें राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अभिनेता राजेश खन्ना एक साथ वोट डालते हुए दिख रहे हैं। उस वक्त भी हमारे देश में बैलेट सीक्रेसी का नियम था। आज आप भी वोट डालने जाते हैं तो आप अकेले अंदर जा सकते हैं, आपके परिवार वाले, आपके पति, आपके बच्चे या आपकी पत्नी, कोई भी आपके साथ नहीं जाता। सीक्रेट बैलेट मतलब आप अकेले अंदर जाएंगे, वोट डालेंगे। तब भी ये 1991 की तस्वीर है और तब भी सीक्रेसी ऑफ बैलेट यानी बैलेट सीक्रेसी का नियम था, जिसके तहत मतदान केंद्र पर अपने वोट की गोपनीयता को बनाए रखना कानूनी रूप से जरूरी था। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर खुद तय कीजिए कि इसमें बैलेट सीक्रेसी कहां है, क्योंकि आपको 3-4 लोग एक साथ एक ही जगह पर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको इसका वीडियो भी दिखाएंगे। अगर आप और पीछे जाएंगे तो भारत में बैलेट बॉक्स को लूटने का सबसे पहला, ये देखिए, ये उसी वक्त का वीडियो भी है। ये 92 का वीडियो है जो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं और परिवार के लोग बैलेट डाल रहे हैं। अब ये आप तय कीजिए कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट कितना रखा जा रहा है। यहां पर हालांकि जिस हिस्से में वो वोट डालती हुई दिख रही हैं वहां पर सीक्रेसी रखा गया है और आसपास में लोग दिख रहे हैं। फिर राजेश खन्ना जी पीछे चले जाते हैं और फिर उसी तरह से आगे प्रियंका जी भी वहां पर पहुंचकर वोट डाल रही हैं। भारत में बैलेट बॉक्स को लूटने का सबसे पहला आरोप कांग्रेस पर ही लगा था। साल 1957 भारत के पहले बूथ पर कांग्रेस समर्थकों ने बेगूसराय में कब्जा किया था। साल 1967 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की 61 सीटें जीती, जिनमें 22 सीटें निर्विरोध जीती गई थी और कांग्रेस पर चुनावों को चुराने का ही आरोप लगा था। 1971 के रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से विपक्ष के साझा उम्मीदवार राजनारायण को हराया और खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके लिए इंदिरा गांधी को दोषी माना और इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में ही इमरजेंसी लगा दी। साल 1987 में कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर धांधली के आरोप लगे और सबसे बड़ी बात यह कि उस जमाने में कांग्रेस चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्तों पर रिटायरमेंट के बाद बड़ी मेहरबानी रहती थी। 58 से 67 के बीच, 1958 से 1967 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवीके सुंदरम को कांग्रेस ने लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1982 से 85 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे आर.के. त्रिवेदी को राजीव गांधी की सरकार में गुजरात का राज्यपाल बनाया गया। हम मुख्य चुनाव आयुक्तों की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं 1990 में भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही बी.एस. रमा देवी को 1997 में कांग्रेस की गठबंधन सरकार में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। 1990 से 1996 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे टी.एन. शेषन भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए
उन्होंने 99 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। 1996 से लेकर 2001 तक, जी हां, उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त रहे एमएस गिल को कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया और वो यूपीए की सरकार में खेल मंत्री भी बने। और आखिर में 2001 से 2004 के बीच भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे जेम्स माइकल लिंगडो को भी इस तरह के पदों पर नियुक्त किया गया। लेकिन आज यही कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है, कहती है कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं। इस मामले को ब्लैक और व्हाइट में देखने पर यह भी पता चलता है कि पहले कांग्रेस शायद चुनाव आयोग की इतनी बड़ी लाभार्थी रही कि अब उसे चुनाव आयोग की किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं होता और यही लगता है कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो सकता है। इस बात को आप वाराणसी की इस मामले से भी जरा समझ सकते हैं। कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की मतदाता सूची में एक ही पिता के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों ने अपना वोटर कार्ड बनवाया है। बाकायदा यूपी कांग्रेस ने इसे डाला। इनमें इन सभी 50 वोटर्स के पिता का नाम राम कमल दास लिखा था और कांग्रेस ने यह भी पूछा था कि कमल दास के एक बेटे की उम्र 28 साल और दूसरे बेटे की उम्र 72 साल कैसे हो सकती है। और इस दावे को देखकर देश के बहुत सारे लोगों को चुनाव आयोग पर शक हुआ कि देखिए वाराणसी में क्या हो रहा है। लेकिन अब पता चला है कि ये वोटर लिस्ट लोकसभा चुनावों की नहीं बल्कि 2023 के वाराणसी नगर निगम चुनाव की है। और इनमें स्वामी राम कमल दास वेदांती एक सन्यासी महंत हैं जो राम जानकी मठ से जुड़े हैं। उनके शिष्यों ने अपने गुरु का नाम इनके पिता के स्थान पर मतदाता सूची में दिया है और यह गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा है। कानूनी रूप से इसे मान्यता दी गई है। सरकार ने साल 2026 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब ये झूठ खुल गया है। और आप वाराणसी से हमारी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। क्या एक ही व्यक्ति की 50 से ज़्यादा संतानें हो पाना संभव है? जी हाँ, वाराणसी का यह मुद्दा इस समय पूरी तरह से वायरल है और वहीं यूपी कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया है और चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा है और बहुत बड़े आरोप भी लगा हैं। हम उसी पते पर आप पहुंचे हैं और ज़मीनी हकीकत आखिर में क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं और 2023 की बात, तभी ये लोग ये वोटर लिस्ट निकाल देते हैं। कोई सत्यता नहीं इसमें। जो परंपरा मठ की होती है एवं यहाँ पर भारतवर्ष में जो व्रत परंपराएं हैं और मठ मंदिरों की परंपराएं हैं, उसमें पिता के नाम पे है, गुरु का ही नाम दिया जाता है, व्रत हो जाते हैं शिष्य लोग। तो इसी तरह हमारे शिष्य गुरु जी के शिष्य लोग हैं, बहुत हजारों शिष्य लोग हैं गुरु जी के, तो वो उनके पिता के नाम पे गुरु जी का नाम आ जाता है। और जब भी ये चुनाव की प्रक्रिया आती है वो लोग बेफालतू को ये मुद्दा उठा के रख देते हैं। शास्त्री जी, जो लिस्ट है वो लिस्ट सही है? वो लिस्ट सही है, बिल्कुल सही है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ये बार बार जो मुद्दा उठाते हैं उनको सद्बुद्धि दे और बार बार ये मुद्दा ना उठाएं। तो एक करेक्शन है, आपको बता दें, सरकार ने ये जो गुरु शिष्य परंपरा है जिसमें शिष्य अपने पिता के नाम में गुरु का नाम लिख सकते हैं, इससे पहले मैंने गलती से 2026 बोल दिया था। दरअसल सरकार ने 2016 में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी और इस बात की मान्यता है बाकायदा कि अगर आप अपने बच्चे के तौर पर गुरु का नाम हो सकता है पिता के तौर पर और बच्चे के तौर पर शिष्य का नाम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पर भ्रम फैलाया और अब देखिए आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझ लिया है कि कैसे ये पूरा मामला सामने था। कांग्रेस कहती है कि उसके आरोपों को गंभीरता से लिया जाए, लेकिन सच ये है कि वो खुद अपने दावों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाती। पहले तो उसने वाराणसी की वोटर लिस्ट को लेकर भ्रम फैलाया और उसके बाद अब कांग्रेस के समर्थक अजय राय का स्वागत करके ये दिखा रहे हैं कि सीट पर तो अजय राय जीते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जीत असली नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि ये एक ऐसी हरकत है जिससे हेडलाइन तो बन सकती है, लेकिन इससे हमारे लोकतंत्र को भी नुकसान पहुंचता है।
आज अगर राहुल गांधी से चुनाव हारने वाले बीजेपी के नेता, सोनिया गांधी से चुनाव हारने वाले बीजेपी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव या अयोध्या की लोकसभा सीट पर चुनाव हारने वाले नेता जश्न मनाने लगे और कहें तो वोट चोरी से जीते हैं, इन नेताओं की जीत नकली है, तो आप क्या करेंगे? क्या तब ये इस बात को स्वीकार करेंगे? लेकिन कांग्रेस के नेता इस बात को समझ ही नहीं रहे। अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद। वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीज़ें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। बनारस की जनता जो ठानी थी, जो हिंदुस्तान की जनता जो ठानी थी, आज वह सच्चाई निकल के सामने धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से हारे थे। जबरदस्ती जो है अधिकारियों के चुनाव आयोग के इशारे पर जबरदस्ती देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जबरदस्ती जिताया गया है। असली विजेता यहाँ के गठबंधन प्रत्याशी अजय राय जी थे। लोकतंत्र में इस तरह की बात करना शर्मनाक है। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको यह भी देखना होगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार कितनी बार से अजय राय सीट से लड़ रहे हैं, हार रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार वहां पर जीत रहे हैं। और अगर इस तरह की भाषा उनके शीर्षस्थ नेताओं के खिलाफ रायबरेली से लेकर अमेठी या अन्य जगहों पर वायनाड में इस्तेमाल की जाए तो कांग्रेस के नेता इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र का, वोट का, वोटर का इस तरह का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बिहार में भी एक वोटर कार्ड को लेकर कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे और प्रियंका गांधी और विपक्षी सांसदों ने मिंटा देवी की टी-शर्ट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया और यह कहा था कि उनके वोटर कार्ड पर उनके जन्म का साल 1900 लिखा है, जिससे वो 124 साल की हो जाती है और कांग्रेस ने इसे बड़ा घोटाला बताया। अब मिंटा देवी ने कहा है कि उनके जन्म का साल 1990 था, जो गलती से 1900 हो गया और ये एक टाइपो एरर था। लेकिन विपक्षी नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए उनकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया। इसका विरोध वो करती हैं, काफी गुस्से में है। सुनिए। प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी-शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी-शर्ट पहने? क्यों? कारण क्या है? कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है? नहीं गड़बड़ी है। उसको अगर नहीं लग रहा है तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं।